ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द सेशन एंड अब हम बात करेंगे थायराइड की। थायराइड एक्चुअली क्या है, कैसे काम करता है बॉडी में और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को जिसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो सबसे पहले थायराइड एक ग्लैंड है हमारे गले में, एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड है जो गले के रीजन के पास होता है। इसका मेन काम क्या है? थायराइड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है T3 एंड T4। ठीक है, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म मतलब खाए हुए खाने को और ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करना। खाने और ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। हेल्दी हार्ट फंक्शन, हार्ट के हेल्दी फंक्शन को मेंटेन करते हैं। ब्रेन की कई एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, बोन्स की एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। मेन फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, और उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ ये करते हैं दैट इज हेल्थ ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड बोन्स। हार्ट, ब्रेन और बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करते हैं और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ये दो जो हार्मोन्स हैं, तो बहुत सारे काम हैं जिनमें से जो मेजर काम क्या है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। सो ये करता कैसे है? हम सब आयोडीन खाते हैं, आयोडीन खाते हैं ना। आयोडीन बेसिकली सॉल्ट से मिल जाता है, सॉल्ट में होता है आयोडीन, सॉल्ट से आपको मिलता है। गाइस मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ एक बार सबके, तो माइक्स को आप म्यूट रखिए प्लीज़। सो जो आयोडीन जो खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ यही थायराइड सेल्स आयोडीन को यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी में जो आयोडीन यूज़ होता है सिर्फ थायराइड सेल्स ही यूज़ करते हैं, बाकी कहीं पे यूज़ नहीं होता। तो थायराइड सेल्स को आयोडीन चाहिए होता है। आयोडीन के साथ एक अमीनो एसिड होता है थायरोसाइन। आयोडीन और थायरोसाइन मिलकर T3 और T4 प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, सो जो आपका थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन और थायरोसाइन नाम का एक अमीनो एसिड चाहिए जो कंबाइन होकर बॉडी के अंदर T3 एंड T4, T3 और T4 का फुल फॉर्म बताया तो थायोक्साइन इज T4। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये कुछ वर्ड्स हम लोग याद नहीं हो पाते और ठीक से कई बार याद नहीं रहते, तो T3 और T4 आप अच्छे से याद कर सकते हो आराम से। थायोक्साइन इज T4, ट्राईऑडोथायोक्साइन इज T3, ट्राईऑडोथायोक्साइन। ठीक है, ये आपके पैराग्राफ नंबर 2 में दिया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 सबसे इंपॉर्टेंट, और 3 मतलब ये 3 पैराग्राफ पढ़ लोगे तो थायराइड के लिए प्रॉपर आपको पूरा अच्छे से इंफॉर्मेशन डन हो जाएगा। सो गाइज, ये जो थायराइड T3 और T4 बनाता है, ये हमारी बॉडी में जाकर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ये कैसे कंट्रोल करते हैं? ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ये जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वो सारे हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी में जहाँ सर्कुलेट होते हैं तो अपने अपने फंक्शंस करते हैं। तो इसी तरह से T3 और T4 अपने अपने फंक्शन करते हैं। अब बात करते हैं T3 और T4 में से हमारी बॉडी, अगर हम टोटल देखेंगे, टोटल T3 और T4 में से T4 की प्रोडक्शन जो होती है वो 80% होती है। 80% T4 बनता है, सिर्फ 20% T3 बनता है। लेकिन T3 जो है ये T4 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। मतलब इतना, अगर T3 इतना बन रहा है, T4 इतना बन रहा है, तो इतना T3 इज इक्वल टू इतना T4। समझ रहे हो? T3 इज मोर पावरफुल। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो T3 T4 बन रहे हैं अपने फंक्शंस को करते हैं। इन फंक्शंस को करने के लिए, या T3 और T4 के जो मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस हैं, इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बाकी सारे हार्मोन्स को, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जब ब्लड के अंदर T3 T4 आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेक्ट हो जाता है कि ठीक है, लेवल इज़ गुड, तो वो क्या करेगा? T3 T4 को कहेगा जी अब आपका लेवल अच्छा खासा आ गया ब्लड में, अब आप बनाना रुक जाओ। जैसे वो लेवल T3 T4 का बॉडी में कम होना शुरू होता है,
तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो थायराइड को जाके स्टिमुलेट करता है कि भैया अपने हार्मोन्स को बनाओ, T3 और T4 को बनाओ। तो एक TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जैसी बॉडी के अंदर थायराइड लेवल कम हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड ने TSH प्रोड्यूस किया, TSH ने जाके थायराइड से T3 और T4 बनाना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स। पिट्यूटरी ग्लैंड हर एक हार्मोन का टेस्टिंग सेंटर है। पिट्यूटरी ग्लैंड को पता लग जाता है जी ये हार्मोन अभी ज़्यादा है, ये कम है, उसके अकॉर्डिंग वो हमारी बॉडी में काम करता है। हाँ जी सोहेल। सर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब करता क्या काम है, इसका मेन वर्क क्या है, और मतलब बॉडी को पूरा फंक्शन वर्क करवाता है या क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है जो बेसिकली हमारे ब्रेन में होता है, जस्ट साइज ऑफ अ पीनट होता है ना, पीनट के साइज़ का एक ग्लैंड होता है छोटा सा, और इस सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जितने भी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स बनाते हैं उनको कंट्रोल करता है। ब्लड के अंदर जितने भी हार्मोन्स आते हैं वो डिटेक्ट कर लेता है कौन सा हार्मोन ज़्यादा है, कौन सा कम है। जो हार्मोन कम है उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैसेज भेजता है कि भैया ये हार्मोन कम है तो इसको प्रोड्यूस किया जाए। जो हार्मोन ज़्यादा हैं उनको मैसेज भेजता है कि आप हार्मोन बनाना रुक जाओ, बंद कर दो, ताकि ये जो लेवल ज़्यादा है वो नॉर्मल पे आ सके। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। यस सुरजीत। तो ये तो वर्किंग हो गया, बट सॉरी सुरजीत आपका माइक म्यूट हो गया मेरे से। हाँ जी बताइए, एक बार अनम्यूट कर लो माइक को। ये तो वर्किंग कंडीशन हो गई, बट कभी कभी हमने देखा है कि बहुत से क्लाइंट में वेट इंक्रीज हो जाता है और उसका वेट कैसे करना है, या फिर किसी का बहुत हाँ अभी आगे इसी पे आ रहे हैं कि ड्यू टू थायराइड ज़्यादा या कम होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसी पे हम नेक्स्ट आ रहे हैं। तो अभी तक हम फंक्शनिंग देख रहे थे कि बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड कैसे थायराइड प्रोड्यूस करता है, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि जब आपको ये पता लग गया कि ये थायराइड ग्लैंड जो हमारी बॉडी में है, इसका काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ठीक है ना, खाए हुए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मीन्स अगर T3 T4 के लेवल्स बॉडी में अच्छे हैं, तो आप जो भी खाना खाओगे वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, उसमें से एनर्जी बनेगी, और एनर्जी बनेगी तो इंसान एनर्जेटिक रहता है ना, एनर्जेटिक रहता है, मूव चलता फिरता रहेगा, एक्सरसाइज करेगा, ज़्यादा एक्टिव होता है। तो एक्टिव इंसान मोटे नहीं होते, वैसे ही हेल्दी रहते हैं मोस्टली, अगर उनकी डाइट वगैरह सब कुछ ठीक है। और जस्ट इन केस अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, अगर T3 और T4 बॉडी में कम बन रहा है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो क्या होगा, जो हमने खाना खाया है वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, दैट फूड इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, जिसकी वजह से जब ये एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, सेल्स उसको एनर्जी नहीं बना रहे, खा नहीं रहे, तो ये खाना तो आपके सेल्स के आसपास पहले जमा हो जाएगा, फिर करते करते बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएगा, ग्लाइकोजन के स्टोर बनेंगे। जब ग्लाइकोजन का स्टोर बनता रहेगा बॉडी के अंदर तो वो फैट का स्टोर बनाएगा, तो कहीं ना कहीं फैट बनना शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और ड्यू टू जो प्रॉब्लम थायराइड की वजह से आती है, तो थायराइड की वजह से जो मोटापा आता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट पता लग जाता है, सूजन वाला होता है, इसमें सूजन ज़्यादा होती है फेस पे, गले पे, है ना, क्योंकि ये क्यों है, थायराइड एक हार्मोन है जो नहीं बन पा रहा। एक मोटापा होता है जो हम ज़्यादा ओवर ईटिंग से कर आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा खा रहे हैं, सेल्स को जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेल्स के पास टेस्ट के लिए ज़ुबान नहीं होती, वो टेस्ट के लिए नहीं खाते, वो किस लिए खाते हैं, सेल्स को जितनी ज़रूरत है वो उतनी एनर्जी के लिए खाएंगे, वो उतनी एनर्जी खाएंगे। हमारे पास तो ज़ुबान है, टेस्ट के लिए खाते हैं हम, कि हमारे को पता है कि यार हमारा सफिशिएंट खा चुके हैं, लेकिन टेस्ट के लिए और खाते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर बनना शुरू होता है फैट का। तो फैट का स्टोर सेल्स में नहीं बनेगा, सेल्स अपने आप को उतना ही खाएंगे जितनी उसकी ज़रूरत है, और वो जो मोटापा आता है वो अलग से दिखता है, वो बल्कीनेस अलग से मोटापा दिखता है। बट जो थायराइड की वजह से है, क्योंकि थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उनके और भी बहुत सारे फंक्शंस है, हेल्थ, आपका हार्ट, ब्रेन, बोन्स की हेल्थ को मेंटेन करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और मेटाबॉलिज्म को। तो जब ये मेटाबॉलिज्म T3 T4 की वजह से स्लो है, तब ये मोटापा भी आएगा, वेट गेन होगा, और वो सूजन सी बॉडी में रहती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है आगे। तो थायराइड में सबसे पहले तो मेन चीज़ होता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से भी थायराइड होने के चांसेस होते हैं।
अगर बॉडी में प्रॉपर आयोडीन नहीं जा रहा तो भी थायराइड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आयोडीन उसका मेन रॉ मटेरियल है थायराइड के बनने का। ओके, सो 2 तरह के थायराइड होते हैं। वन इज जहाँ पे T3 T4 कम बन रहा है, अनदर वन इज जहाँ T3 T4 ज़्यादा बन रहा है। तो हाइपर थायरॉइडिज्म, हाइपर मीन्स ज़्यादा बन रहा है। जब T3 T4 ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा बनना भी ठीक नहीं होता, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड कि ज़्यादा बन रहा है तो अच्छा नहीं, वो ठीक नहीं है। जब T3 T4 ज़्यादा बने उसको हाइपर थायरॉइडिज्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है जी कि थायराइड, जो भी खाना खा रहे हो एनर्जी बन रही है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो वेट लॉस होता है इस केस में। इन दिस केस वेट लॉस होना शुरू होगा, वो इंसान लीन रहेगा, जितना मर्जी खा ले, लीन लीन लीन, वेट लॉस। फिर नर्वसनेस, एजिटेशन, एंजाइटी, ये सब, टायर्डनेस, फिजिकल वीकनेस, रैपिड पल्स, हार्ट रेट तेज रहना, शेकिंग ऑफ हैंड्स, स्वेटिंग, सेंसिटिविटी, डायरिया। तो ज़्यादा होना भी इज़ नॉट गुड, ठीक है, वो एक लेवल है, उसी लेवल पे मेंटेन रहना ही ठीक है, ठीक है, वो लेवल मेंटेन रहना चाहिए। तो ज़्यादा होने से हाइपरथायरॉइडिज्म होता है। अगेन इट इज़ अ कंडीशन, एक प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन। और हाइपो, हाइपो मीन्स ज़्यादातर कंडीशन आपको हाइपो वाले मिलते हैं, ज़्यादातर जो लोग आपको मिलते हैं दे आर हाइपो, मतलब T3 T4 कम बन रहा है। जब कम बनेगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, स्लो हो गया तो क्या हो गया, लेथार्जी, एनर्जी नहीं है ना बॉडी में, एनर्जी बन नहीं रही तो लेथार्जी, लेथार्जी, टायर्डनेस, कोल्ड फीलिंग, ठीक है, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेशन, अनयूजुअल वेट गेन। आप डाइट नहीं भी ठीक से, मतलब डाइट कम खा रहे हो तब भी वेट गेन हो रहा है। अगर कोई इंसान उस टाइम पे डाइट कम भी खा रहा है तब भी वेट गेन हो रहा है। डिप्रेशन, पफीनेस ऑफ फेस, पफीनेस वही सूजन, फेस के ऊपर एक सूजन सी आ जाती है, हेयर लॉस, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे उनकी दिक्कतें हैं जो आपको हाइपो में आती है। और हाइपो के अंदर ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं। एक चीज़ अच्छी होती है जो आइलैंड से कि अच्छी है, मेमोरी शार्प हो जाती है हाइपो में, मेमोरी फंक्शन हाइटेंस, मतलब अच्छे लेवल में मेमोरी फंक्शन तेज़ काम करती है। आई डोंट नो वाई या क्यों, क्या है, आई हैव जस्ट स्टडीड कहीं पे कि हाइपो में मेमोरी फंक्शंस तेज़ हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो थायराइड से प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनकी मेमोरी फंक्शंस आई हैव सीन, मतलब पुरानी से पुरानी बातें भी याद रहती हैं उनको छोटी से छोटी बात। ओके, सो गाइज, थायराइड में ये 3 तरह की डिजीज़ होती है। एक गॉइटर होता है, गॉइटर ना पहले होता था, आज की डेट में आपने बहुत कम देखा। गॉइटर होता है वो गला सूज जाता है, बहुत बड़ा सा हो जाता है गला, गले के अंदर होती है प्रॉब्लम, गला बहुत बड़ा सा हो जाता था, पहले होता था। बट आज की डेट में क्या है कि छोटे बच्चों को ना कुछ वैक्सीनेशन लगती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये प्रॉब्लम सारी गायब हो चुकी है। ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़ एक वो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें ऑटो इम्यून, जिसमें T3 T4 कम क्यों बन रहा है, क्यों, जो रीज़न है कि T3 T4 कम क्यों बन रहा है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा ना, ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन सी होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती हैं जिसमें बॉडी का, अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देता है। तो इन दिस केस वो अपने थायराइड सेल्स को मारना शुरू कर देता है, ठीक है। इस केस में इम्यून सिस्टम थायराइड के ऊपर अटैक कर रहा है। अब वो इम्यून सिस्टम जब थायराइड बनेगा उसको अटैक कर देगा तो T3 T4 कम रहेगा हमेशा, ठीक है ना। ये वो सिस्टम होता है जिसमें ग्रेव्स डिजीज़ ये दिक्कत करती है। हाशीमोटोस डिजीज़, हाशीमोटो में क्या होता है यार, ये मोस्ट कॉमन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे कॉमन है हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए। हाइपो मीन्स वही के कम होने के लिए, वेयर द थायराइड इटसेल्फ फेल्स इज कॉल्ड हाइपोमोडिज्म। लाइक, अच्छा ये भी अगेन इट इज़ ऑल्सो ऑटो इम्यून डिजीज़। हाइपो, ये दोनों ही ग्रेव्स डिजीज़ एंड हाशीमोटोस डिजीज़, जिनकी वजह से हाइपोथायरॉइडिज्म होता है। हाइपो मीन्स थायराइड लेवल कम बन रहा है, क्योंकि ये दोनों इम्यून सिस्टम, ये दोनों में इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही थायराइड के सेल्स को मार रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो मेनली जो प्रॉब्लम हाइपोथायरॉइडिज्म की आ रही है, जिन लोगों में थायराइड कम बन रहा है, वो ऑटो इम्यून की वजह से है। ऑटो इम्यून मतलब अपना इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए और यहाँ एक्सरसाइज कैसे हेल्पफुल है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है। गाइज, एक चीज़ मैंने आपके साथ हमेशा डिस्कस की है
कि कोई भी कंडीशन, चाहे वो ऑटोम्यून डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनको ना एलोपैथी में डॉक्टर्स बोलते हैं कभी लाइफ में ठीक ही नहीं हो सकती। वो बोलते हैं जी लाइफ में ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि लाइफ में क्या होगा, हर टाइम थायराइड या कोई भी वो चीज़ बनी तो इम्यून सिस्टम ने अटैक किया, वो ख़त्म हो गया, सब ठीक हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योगा। योगा के थ्रू बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने आप खुद भी, आप भी और आपके क्लाइंट्स भी, इनको हमेशा ये बताना ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, जो डॉक्टर बोलते हैं जी आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, ऐसी कोई डिजीज़ नहीं है। एक्सरसाइज, डाइट, योगा एक बहुत डीप साइंस है, बहुत ही डीप साइंस है, जो हर चीज़ को ठीक कर सकती है, छोटी से छोटी को लेकर बड़ी से बड़ी। योगा के अंदर एक सिंपल पानी पीने के तरीके को बताया जाता है जिससे कैंसर तक ठीक हो जाता है। बट फेथ होना चाहिए, मतलब फेथ इन द सेंस आप विश्वास से करोगे तो ये भी हो जाता है। पानी ही, हमारी बॉडी में 70% वाटर है, 70% जहाँ वाटर है, अगर आप अपने पानी के तरीके को ठीक कर दोगे, पानी को पीने का तरीका, पानी बॉडी में अच्छा रखोगे, तो पानी ही सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकती है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। डॉक्टर बताते नहीं है, डॉक्टर जानते हैं इन चीज़ों को, बताते नहीं है। एक रिसर्च हुई थी जापान में, विच टू करोड़ रुपीज़, बहुत करोड़ों रुपए जापान ने लगाए थे इस रिसर्च के ऊपर। और उस रिसर्च के बाद उन्होंने यही चीज़ सामने बताई थी कि पानी सुबह खाली पेट, सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीने से, 4 से 5 गिलास पानी पीने से आपकी छोटी से छोटी हेडेक से लेके कैंसर तक ठीक हो जाता है। कैसे पीना है वो तरीका मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुबह उठते ही 7-8 बजे जब भी आप उठो, सुबह उठते ही आपको बिना ब्रश किए पानी पीना है, क्योंकि जो मुंह के अंदर सलाइवा रात भर जमा होता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्टमक। स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस बिना ब्रश किए हुए आप गुनगुना पानी पिएंगे। गर्मी है, जैसे बहुत गर्मी है, फिर तो नॉर्मल वाटर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी सब टाइम पे हल्का सा गुनगुना पानी पीना है। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा गुनगुना, बाकी टाइम पे हल्का गुनगुना पानी आप पियोगे। 1.25 लीटर, 1.25 लीटर्स, लेकिन एकदम से नहीं पिया जाता। स्टार्टिंग में आपसे नहीं पिया जाएगा। स्टार्टिंग में आप 2 गिलास, धीरे धीरे 2 से 3 पियाओ, 3 से 4, 4 से 5, और पीना कैसे, सिप सिप, आराम से, धीरे धीरे, गड़गड़ गड़गड़ करके नहीं पीना, सिप सिप करके आराम से धीरे धीरे पीना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरा पानी पीकर, चौकड़ी मार के बैठना है, आलती पालती मार के, ठीक है। उस सिचुएशन में बैठ के आपको पानी पीना है और 45 मिनट्स तक कुछ नहीं खाना उसके बाद। सो मतलब सुबह उठते ही पानी पीने के बाद आप अपना डेली का रूटीन करोगे, सब कुछ करने के बाद ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट लगते हैं, उसके बाद आप डाइट खाओगे। और एक करके देखना, आप जिस दिन 4 से 5 गिलास पानी पीना शुरू कर दोगे सुबह खाली पेट, पौने घंटे के बाद ऐसे भूख लगती है, मतलब ऐसे आपको लगेगा पेट में कि कोई कुछ दे दो, और सुबह की मॉर्निंग की डाइट जितनी भी आप खाओगे सटाक से गायब हो जाएगी। मतलब आपको हैवी नहीं लगेगी, आपको लगेगा सब डाइजेस्ट हो गया। इतना पावरफुल इम्पैक्ट देता है पानी। पानी में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हमारी लाइफ, बॉडी में सेल्स, हर एक चीज़ के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो सुबह उठते ही जब आप अपने सारे सेल्स को, जब 4 से 5 गिलास पानी पीते हो तो बॉडी के अंदर पूरा अच्छे से पानी सर्कुलेट होता है, तो हर एक सेल के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। मतलब कहते हैं ना, मुर्जा बहुत ही प्यासे इंसान को पानी दे दो एकदम खड़ा होता है, वही सीन हमारे सेल्स के साथ है, एकदम खड़े होते हैं, फिट। तो जैसे आपके सेल्स अच्छे होने, स्ट्रॉन्ग होने शुरू होंगे, तो जो सेल्स डिजीज़ वाले या वो सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उनको तो मिनट लगता है उनको मारने में। धीरे धीरे उन पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे गुड सेल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, वो बैड सेल्स के ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी बड़ी बीमारी है विदिन 3 to 4, मतलब 2, 3, 4, जितनी छोटी बीमारी होती है जल्दी खत्म होती रहेगी, जितनी बड़ी बीमारी है 6 महीने के अंदर अंदर सारी बीमारियाँ खत्म, A to Z फिट हो जाता है बंदा सिर्फ पानी पीने से। तो जापान ने प्रॉपर इसके ऊपर साइंटिस्ट ने रिसर्च करके इस चीज़ को प्रूव किया है, और ये हमारी योगिक साइंस के अंदर बहुत पहले से प्रूवन है, बहुत पहले से। सो सेम थायराइड के साथ है। थायराइड में योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, योगिक एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा में 2-3 एक, जैसे भ्रामरी हमने बताया था आपको, एक साउंड क्रिएट करते हैं, भ्रामरी बहुत अच्छा है इसके लिए। तो ऐसे ही योगा के अंदर बड़े ही हेल्पफुल है। एरोबिक एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। एरोबिक एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि वेट गेन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, और हमें पता है मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है।
कैसे? कार्डियो करने से क्या होता है जी? कार्डियो करने से आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा एनर्जी खाएंगे, ज़्यादा फूड खाएंगे और ज़्यादा एनर्जी बनेगी। जितना कार्डियो करोगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो जो उसका स्लो है मेटाबॉलिज्म, उसको फास्ट किया जाएगा। ठीक है। अब जिनका फास्ट है उनके साथ क्या? हालांकि मैक्सिमम केस स्लो वाले आते हैं, बहुत ही रेयर एक आधा केस होता है फास्ट वाला। तो जिनका फास्ट है उनके साथ क्या? तो भैया कंसल्ट योर डॉक्टर। एक्सरसाइजेज हेल्पफुल है, जैसे योगा। योगा से क्या होता है, ज़्यादा चीज़ें कम हो, मतलब जो चीज़ें ज़्यादा हैं बॉडी में ज़्यादा बन रही हैं वो नॉर्मल पे आ जाती हैं, जो कम है वो भी आगे बढ़ जाती है, नॉर्मल पे आती है। तो योगा उनके लिए सबसे हेल्पफुल है। बट हमारे पास 90% केस होते हैं हाइपो वाले, मोटे वाले। तो भैया कार्डियो में डालना शुरू करो उनको। जितनी आप कार्डियो एक्सरसाइज अच्छी कराओगे उनको, उतना वो बेटर मेटाबॉलिज्म उनका हो जाएगा। जस्ट इन केस एक्सरसाइज करते हुए अगर उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, दे आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो उनको पुश नहीं करना। क्योंकि कितनी भी कोई भी मेडिकल कंडीशन वाला बंदा है, हमें ये ध्यान रखना है कि मेडिकल कंडीशन वाले लोगों को कभी भी ज़्यादा पुश नहीं करना। जो वो कंफर्टेबली नॉर्मली कर सके उतना करवाना है। न्यूट्रिशन में टिप्स फॉर न्यूट्रिशन, क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी हैं उनके लिए? आयोडीन, सिलेनियम। सिलेनियम भी एक तरह का सप्लीमेंट होता है, एक मिनरल है वो, और जिंक। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं बॉडी के अंदर नॉर्मल लेवल ऑफ T3 T4 प्रोड्यूस। तो थायराइड आपके पास आज कोई भी इंसान आ जाए ना, आप 2 मिनट लगेंगे आपको, जी कौन सा है? हाइपो है। हाइपो का मतलब T3 T4 कम बन रहा है बॉडी में। T3 T4 कम बन रहा है मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो है। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए कार्डियो कराएंगे जी आपको। कार्डियो करने से आपके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, फास्ट होगा। डाइट में जिंक, सिलेनियम, आयोडीन ठीक ठाक खाना है आपको, है ना। तो कुछ नॉर्मल कंडीशंस आप फटाफट से पकड़ लोगे जब आपको प्रॉब्लम्स का पता है। जैसे आपको आर्थराइटिस पता है जी, कौन सा आर्थराइटिस है? रिमोटॉइड है, ऑस्टियो है। ऑस्टियो मीन्स के घिस गया है, रिमोटॉइड मीन्स ऑटो इम्यून है। ठीक है। एक तरह का एक थर्ड था हमारा क्रिस्टल, जिसमें क्रिस्टल्स जम जाते हैं। तो जब जैसे आप इन चीज़ों को रिवाइज, जितना अच्छा रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, उतना 1 मिनट लगेगा आपको कॉमन चीज़ों को पकड़ने में। जी ये दिक्कत में ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब सामने लगेगा हाँ जी भैया इसको पता है सब कुछ, ये इज़ अ ट्रेनर जो मेरे को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इस कंडीशन में होता क्या है। तो ये सारी कॉमन डिजीज़, आपका एस्थमा, आपका डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ओबेसिटी, थायराइड, कितनी सारी ऐसी डिजीज़ है जो नॉर्मली लोग आते हैं जिम के अंदर। जब आप इन डिजीज़ के साथ अच्छे से, आपको पता है क्या करना है, क्या वर्कआउट करना है, तो आप उनके हेल्थ को बेटर कर सकते हैं।